सभी मित्रों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीएल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, अपन रीट एग्जाम 2022 के लिए भौतिक विज्ञान पढ़ रहे थे और जिसमें अपन ने भौतिक विज्ञान का एक टॉपिक शुरू किया था, बल, जिसकी बेसिक जानकारी अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ ली थी। आज अपन पढ़ेंगे बलों के प्रकार के बारे में। और इसके साथ में अपन ने जो जीव विज्ञान चल रही है रीट एग्जाम के लिए, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसको भी आप देखते रहना ताकि आपका बायोलॉजी वाला सेक्शन भी अच्छी तरीके से कंप्लीट होता रहे। तो आज अपन पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान के अंदर बलों के प्रकार के बारे में। तो शुरू करते हैं बलों के प्रकार। देखिए, बल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संपर्क बल, एक होता है असंपर्क बल। अब संपर्क बल किसे कहते हैं? यानी इसमें बल लगाने वाली और बल अनुभव करने वाली दोनों वस्तुओं के बीच में भौतिक संपर्क होता है। तो ऐसे बल को कहते हैं संपर्क बल। और इसमें क्या होता है कि बल लगाने वाली और अनुभव करने वाली दोनों वस्तुओं के बीच में भौतिक संपर्क नहीं होता, यानी दूरियों पर रहते हैं इसमें दोनों चीजें। तो समझ में आ गया होगा संपर्क बल किसे कहते हैं और असंपर्क बल किसे कहते हैं। देखिए, इसमें दोनों चीजें संपर्क बल में संपर्क में रहती है, इसी कारण इसको स्पर्शी बल के नाम से भी जानते हैं। और इसमें दोनों जो बल लगाने वाली और अनुभव करने वाली वस्तुएं दूर दूर रहती है, फिर भी बल लगता है उनके बीच में। इसी कारण इनको दूरी पर कार्यरत बल के नाम से भी जानते हैं। तो आपको दोनों समझ में आ गए होंगे कि किनको संपर्क बल कहते हैं और क्यों कहते हैं, और किसको असंपर्क बल कहते हैं। ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब देखिए, संपर्क बल के अंदर कौन कौन से बल आते हैं। देखिए, संपर्क बल के अंदर पेशी बल आता है, एक घर्षण बल आता है। ये दोनों बल जो होते हैं वो संपर्क बल के अंदर आते हैं। और असंपर्क बल में कौन कौन से बल आते हैं? जैसे स्थिर वैद्युत बल, जिसको कूलाम बल के नाम से भी जानते हैं, चुंबकीय बल, गुरुत्व बल और नाभिकीय बल। ये चार बल ऐसे हैं जो असंपर्क बल में आते हैं और ये अपने रीट के सिलेबस के अंदर दे रखे हैं। अब इनके बारे में एक एक के बारे में अपन पढ़ेंगे डिटेल से। देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं पेशीय बल के बारे में। पेशी बल क्या होता है? मानव व पशुओं की मांसपेशियों द्वारा लगाया गया जो बल होता है वो क्या कहलाता है? पेशी बल कहलाता है। जैसे उदाहरण से समझिए, मानव द्वारा भारी वस्तु को उठाना, इसके लिए मानव के हाथ और शरीर की पेशियां काम करती है, तो इसमें भी पेशी बल लगता है। घोड़े द्वारा गाड़ी खींचना, तो घोड़े के शरीर की पेशियां जो क्या करती है, काम करती है, इसी कारण गाड़ी खींचता है वो, तो इसमें भी जो है घोड़े की शरीर की पेशियां काम करती है। भोजन का आहार नाल में आगे की ओर बढ़ना, जैसे भोजन जो होता है जब अपन खाते हैं तो वो हमारे आहार नाल में आगे से आगे बढ़ता रहता है। तो हमारी जो है शरीर की जो आहार नाल की पेशियां होती है वो क्या करती है, बल लगाती है, जिसके कारण भोजन आगे से आगे बढ़ता है और उसका पाचन होता है। तो इसमें भी हमारी पेशियां बल लगाती है। विभिन्न शारीरिक क्रियाओं जैसे चलने, बैठने, उठने, रोने, हंसने, खाने, इनमें हमारे शरीर की जो अलग अलग पेशियां क्या करती है, बल लगाती है। तो इस प्रकार ये सारे के सारे जो है बल के उदाहरण है। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, जैसे श्वसन करते हैं तो उसमें फेफड़े फूलते हैं, सिकुड़ते हैं, इसमें भी हमारे शरीर की जो पेशियां बल लगाती है श्वसन तंत्र की। बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन ये आपके जो है आरबीएससी और एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों के अंदर ये उदाहरण दे रखे हैं, तो मैंने यहाँ पर शामिल कर दिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पेशी बल क्या होते हैं। अब अपन पढ़ते हैं घर्षण बल के बारे में। देखिए, घर्षण बल, जिसको अंग्रेजी में फ्रिक्शन फोर्स के नाम से भी जानते हैं। अब ये क्या होता है समझिए, कि दो वस्तुओं की संपर्क सतहों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करने वाला जो बल होता है वो क्या कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है। और ये किस दिशा में लगता है? कि सापेक्ष गति की विपरीत दिशा में लगता है। तो समझ में आ गया कि जब दो वस्तुओं के बीच में सापेक्ष गति होती है, देखिए गति हमेशा सापेक्षी होती है। तो जब दो वस्तुओं के बीच में सापेक्ष गति होती है तो उनकी सतह संपर्क में होती है एक दूसरे की। तो उस संपर्क की सतहों के बीच में जो घर्षण बल लगता है वो गति की विपरीत दिशा में लगता है। अब कैसे? देखिए, इस चित्र के माध्यम से समझिए। ये एक सतह है और इस सतह पर मान लीजिए कि ये एक बक्सा है जो इस दिशा में गति कर रहा है। अब ये इस दिशा में गति कर रहा है, तो इस बक्से पर जो है इस गति की विपरीत दिशा में, इस दिशा में क्या लग रहा है? इस पर घर्षण बल लग रहा है। तो इस प्रकार घर्षण बल जो होता है वो सापेक्ष गति की विपरीत दिशा में लगता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि घर्षण बल जो होता है वो संपर्क सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है और यह गति की विपरीत दिशा में लगता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, घर्षण बल की परिभाषा। अब देखिए, अपन घर्षण बल की विशेषता के बारे में डिस्कस करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इनको ध्यान से समझना, क्योंकि ये ज्यादा पूछी जाती है रीट एग्जाम के अंदर, ट्रू और फॉल्स कथन के रूप में। देखिए, पहली विशेषता यह है कि घर्षण बल जो है वस्तु पर लगाए गए बल की विपरीत दिशा में कार्य करता है। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए कि ये एक सतह है और इस पर मान लीजिए कि ये एक वस्तु है। इस वस्तु पर मान लीजिए कि अपन इस साइड से मान लीजिए कि बल लगाते हैं, तो इस बल अपने द्वारा लगाए गए बल की विपरीत दिशा में, यानी इस दिशा में क्या लगता है? घर्षण बल लगता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि वस्तु पर घर्षण बल जो है हमारे द्वारा लगाए गए बाएं बल की विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो ये विशेषता समझ में आ गई। अब देखिए, अगली विशेषता, सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता यह है कि घर्षण जो है वो पृष्ठ के समानांतर लगता है। कैसा लगता है? पृष्ठ के समांतर लगता है।
ना कि पृष्ठ के लंबवत लगता है। ठीक है, तो घर्षण बल कैसा लगता है? पृष्ठ के समांतर लगता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक पृष्ठ है और इस पर मान लीजिए कि ये एक वस्तु है। अब ये वस्तु जब इस पृष्ठ पर गति करेगी तो या तो इस दिशा में क्या लगेगा? घर्षण बल लगेगा, या इस दिशा में घर्षण लगेगा, लेकिन ये पृष्ठ के समांतर लगता है। देखिए, दोनों पृष्ठ के समांतर है। तो परीक्षा में इस प्रकार से स्टेटमेंट ट्रू और फाल्स के रूप में पूछे जा सकते हैं कि घर्षण बल जो है वो पृष्ठ के लंबवत लगता है या घर्षण बल जो है पृष्ठ के समांतर लगता है। तो आपको किस पर टिक करना है? घर्षण बल जो होता है वो पृष्ठ के समांतर लगता है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और मैं आपको बताता हूं। देखिए, घर्षण बल कब लगता है, कब नहीं लगता है। देखिए, मान लीजिए कि ये एक वस्तु है जो इस सरफेस पर गति कर रही है। अभी तो विराम अवस्था में है। कि देखिए, इस यह वस्तु पर घर्षण बल कब लगेगा? देखिए, जब वस्तु पर बाएं बल का मान 0 होता है तो उस पर घर्षण बल का मान भी 0 होता है, और ऐसे स्थिति में जो वस्तु होती है वो विराम अवस्था में होती है। तो इससे एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब वस्तु विराम अवस्था में होती है तो उस पर घर्षण बल का मान शून्य होता है। ठीक है, जब वस्तु विराम अवस्था में पड़ी होती है, उस पर कोई भी बाह्य बल नहीं लग रहा हो, तो ऐसी स्थिति में वस्तु पर घर्षण बल का मान हमेशा शून्य होता है। ये मेन कथन है, इसको विशेष तौर पर आप सुनना। तो विराम अवस्था में वस्तु पर घर्षण बल का मान कितना होता है? तो विराम अवस्था में घर्षण बल का मान शून्य होता है, क्योंकि उस पर बाह्य बल नहीं लग रहा होता है घर्षण विराम अवस्था में। तो समझ में आ गया। अब देखिए, घर्षण बल कब लगना शुरू होता है वो सुनिए। देखिए, जैसे ये एक वस्तु है, ये एक वस्तु है, इस पर जैसे ही अपन बाएं बल लगाना शुरू करते हैं तो इस पर घर्षण बल लगना शुरू हो जाता है, चाहे वस्तु गति करे या ना करे, ये कोई जरूरी नहीं होता। जब वस्तु पर अपन बाएं बल लगाते हैं तो उस पर घर्षण बल लगना शुरू हो जाता है। तो घर्षण बल लगने के लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये होती है कि उस पर बाएं बल लगना जरूरी होता है। तो ऐसी स्थिति में वस्तु गति भी कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, दोनों स्थितियों में घर्षण बल लगता है। तो ये समझ में आ गया आपको। तो घर्षण बल, अब अपन पढ़ते हैं। देखिए, घर्षण बल के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, घर्षण बल 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है स्थैतिक घर्षण बल, जिसको स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के नाम से जानते हैं। एक होता है सीमांत घर्षण बल, जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के नाम से जानते हैं। एक होता है गति घर्षण, जिसको काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स के नाम से जानते हैं। और काइनेटिक जो फ्रिक्शन फोर्स होता है इसको भी 2 भागों के अंदर बांटा गया है। एक होता है सर्पी घर्षण, एक होता है लोटनी घर्षण। सर्पी घर्षण को स्लाइडिंग फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं और लोटनी घर्षण को रोलिंग फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। अब ये क्या क्या होता है, देखिए इसका बारे में मैं एक सामान्य जानकारी मैं यहाँ पर दे देता हूँ, फिर इसको आगे डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए, स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण वस्तु पर तब लगता है जब वस्तु पर बाएं बल तो लगे लेकिन वस्तु गति नहीं करे। ऐसी स्थिति में वस्तु और सतह के बीच में जो बल लगता है वो क्या कहलाता है? स्थैतिक घर्षण कहलाता है। सीमांत घर्षण किसे कहते हैं? कि स्थैतिक घर्षण का वह अधिकतम मान जिससे हल्का सा मान लीजिए कि बाएं बल बढ़ा देते हैं तो वस्तु गति करना प्रारंभ कर देती है। तो यानी क्या कह सकते हैं, स्थैतिक घर्षण का जो अधिकतम मान होता है वो क्या कहलाता है? सीमांत घर्षण। यानी इसकी जो लास्ट लिमिट होती है स्थैतिक घर्षण की, अगर उससे हल्का सा भी अपन जो है बाएं बल बढ़ा देते हैं तो वस्तु गति अवस्था में आ जाती है। तो वो स्थैतिक घर्षण का अधिकतम जो मान होता है वो क्या कहलाता है? सीमांत घर्षण कहलाता है। और यदि सीमांत घर्षण से हल्का सा भी अपन जो है बाएं बल का मान बढ़ा देते हैं तो फिर ये वस्तु जो है वो गतिशील अवस्था में आ जाती है। और जब वस्तु गति करती है तो गतिशील अवस्था में वस्तु और सतह के बीच में जो घर्षण बल कार्य करता है वो गति का घर्षण कहलाता है। तो इस प्रकार आपको ये तीनों घर्षण बल समझ में आ गए होंगे कि स्थैतिक घर्षण कब लगता है, सीमांत घर्षण कब लगता है और गतिक घर्षण कब लगता है। अब देख, गति घर्षण भी 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है सर्पी, एक होता है लोटनी। सर्पी से तात्पर्य होता है कि जब वस्तु सतह पर सरकते हुए गति करती है तो उस सतह और वस्तु के बीच में जो घर्षण बल कार्य करता है उसको कहते हैं सर्पी घर्षण। जैसे मान लीजिए कि ये एक बक्सा है और ये सतह पर इस प्रकार सरकते हुए गति कर रहा है। और लोटनी घर्षण से तात्पर्य होता है कि जब वस्तु सतह पर लुढ़कते हुए गति करती है। जैसे मान लीजिए कि ये एक सतह है और इस पर यह मान लीजिए कि एक गेंद है, तो ये लुढ़कते हुए ऐसे गति करती है ना, तो इसको कहते हैं लोटनी घर्षण। तो समझ में आ गए ये तीनों के तीनों। अब इनके बारे में पढ़ते हैं अपन डिटेल से। सबसे पहले पढ़ते हैं स्थैतिक घर्षण बल के बारे में। देखिए, स्थैतिक घर्षण बल, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। देखिए, इसकी परिभाषा सुनिए कि जब वस्तु पर बाएं बल लगे बट वस्तु गति ना करे तो ऐसी स्थिति में वस्तु और संपर्क सतह के बीच जो घर्षण बल कार्य करता है उसको कहते हैं स्थैतिक घर्षण। तो समझ में आ गया कि वस्तु पर बाएं बल तो लग रहा होता है लेकिन वस्तु गति नहीं कर रही होती है। तो ऐसी स्थिति में वस्तु और संपर्क सतह के बीच में जो बल कार्य करता है वो स्थैतिक घर्षण। चित्र के माध्यम से समझिए। देखो, देखिए ये मान लीजिए कि एक सतह है जिस पर ये मान लीजिए कि ये एक वस्तु है। अब इस वस्तु पर इस दिशा से बाएं बल तो लग रहा है लेकिन ये वस्तु जो है गति नहीं कर रही है, क्योंकि इसको गति करने के लिए उतना बल नहीं मिल पा रहा है जितना अपन बाएं बल लगा रहे हैं अभी। तो इस स्थिति में वस्तु स्थिर अवस्था में होती है और स्थिर अवस्था में जो है वस्तु और संपर्क सतह के बीच में जो घर्षण बल कार्य करता है उसको कहते हैं स्थैतिक घर्षण। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, स्थैतिक घर्षण बल के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये
कि स्थैतिक घर्षण एक स्वसंबंधित बल है, यानी सेल्फ एडजस्ट कर देता है ये अपने आप को। कैसे करता है? कि यह आरोपित बल के अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर लेता है और इसका मान सदैव आरोपित बल के बराबर होता है। देखिए, ये एक वस्तु है, ये एक वस्तु है। अब देखिए, मान लीजिए कि इस वस्तु पर अपन इस साइड से जितना जितना बल लगाते हैं, बाह्य बल, उतना ही इसकी विपरीत दिशा में जो है स्थैतिक घर्षण बल लगना शुरू हो जाता है। जैसे इस साइड से अपन 10 न्यूटन बल लगाते हैं तो इस साइड से भी ये 10 न्यूटन बल लगने लग जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये वस्तु जो 50 न्यूटन पर खिसकने वाली हो, 50 न्यूटन चाहिए इस वस्तु को खिसकाने के लिए, तो इधर से 10 न्यूटन लगाएंगे तो इसकी विपरीत दिशा में स्थैतिक घर्षण बल का मान भी 10 न्यूटन हो जाएगा। इधर से 20 न्यूटन लगाएंगे तो इधर से भी स्थैतिक घर्षण बल का मान 20 न्यूटन लगना शुरू हो जाएगा अपने आप ही। इधर से 45 न्यूटन लगाएंगे तो इधर से भी 45 न्यूटन अपने आप लगना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या होता है कि जो ये स्थैतिक घर्षण बल जो होता है ये स्वसंबंधित कर लेता है और इसका मान जो होता है, जितना अपन बाह्य बल लगाते हैं उतना ही इसका मान होता है, ठीक है, विपरीत दिशा में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और इस अवस्था में वस्तु गति नहीं करती है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो स्थैतिक घर्षण कब लगता है? जब वस्तु पर बाह्य बल तो लगे लेकिन वस्तु गति नहीं करे। और स्थैतिक घर्षण जो होता है वो एक स्वसंबंधित बल है, यानी ये अपने आप को बाह्य बल के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेता है उसके विरोध में। अब अपन पढ़ते हैं सीमांत घर्षण के बारे में। सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं एफएल। किससे लिखते हैं? एफएल। इसके लिखते हैं क्योंकि इसको सूत्र में अपन को काम में लेना है, इसी कारण सीमांत घर्षण को मैंने एफएल से लिखा है, यानी फोर्स ऑफ लिमिटिंग फोर्स, लिमिटिंग फोर्स, ठीक है। अब देखिए इसकी परिभाषा सुनिए कि स्थैतिक घर्षण का वह अधिकतम मान जहां पर वस्तु की गति करने होने ही वाली होती है, यानी वस्तु गति करने ही वाली होती है बट गति करती नहीं है। समझ में आया? कि स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान अपन वो, जैसे मान लीजिए कि ये एक वस्तु है, अब इस पर मान लीजिए कि इस दिशा में अपन बल बढ़ा, जैसे मान लीजिए कि ये वस्तु 50 न्यूटन पर गति कर रही हो, तो अब इस साइड से अपन जितना बल लगाएंगे तो इस साइड से भी स्थैतिक घर्षण बल लगेगा। तो इस स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान, ये इस साइड से इस वस्तु की गति का जितना विरोध करता है, वो अधिकतम मान अगर उससे हल्का सा भी अपन इस साइड से बाएं बल बढ़ा देंगे तो ये वस्तु गतिशील अवस्था में आ जाएगी। तो ये स्थैतिक घर्षण बल का जो अधिकतम मान होता है वही क्या कहलाता है? सीमांत घर्षण कहलाता है। और इसको मैंने परिभाषा के रूप में इस प्रकार लिखा है कि स्थैतिक घर्षण का वह अधिकतम मान जहां पर वस्तु गति करने ही वाली होती है बट गति नहीं करती है। तो ऐसी स्थिति में वस्तु और संपर्क सतह के बीच जो अधिकतम घर्षण बल लगता है उसी को कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझ में आया? अब देखिए इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं, जैसा कि मैंने ऊपर भी समझा दिया अभी, कि जैसे ये एक सतह है और इस पर ये मान लीजिए कि एक वस्तु है और इस वस्तु को खिसकाने के लिए 50 न्यूटन बल की आवश्यकता है। तो इस वस्तु पर अगर मान लीजिए कि अपन इस साइड से मान लीजिए कि 49.99 न्यूटन बल लगा देते हैं, तो इस साइड से भी स्थैतिक घर्षण बल का जो मान होता है वो 49.99 न्यूटन लगना शुरू हो जाता है। अगर अब इससे अगर मान लीजिए कि एक हल्का सा एक पॉइंट भी और बढ़ा देते तो ये 50 न्यूटन हो जाता है और 50 न्यूटन होते ही ये वस्तु क्या कर देती है? इस साइड में गति कर देती है। तो ये जो अंतिम लिमिट है स्थैतिक घर्षण की, जो ये अंतिम लिमिट है जो बाएं बल का विरोध कर रही है, इस बाएं बल का, यानी इस साइड से अपन 49.99 न्यूटन लगा रहे हैं और इतना ही इसके विरोध में जो है इधर से घर्षण बल लग रहा है, स्थैतिक घर्षण 49.99। तो इस लास्ट लिमिट को, यानी स्थैतिक घर्षण की जो ये लास्ट लिमिट है, इसी को कहते हैं स्थैतिक घर्षण बल। समझ में आया? तो इस प्रकार इस चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं, मैंने उसको आपको आसानी से समझ में आया, इसी कारण जो है ये डेटा लेकर आपको समझाया इस चित्र के माध्यम से। अब अपन देखिए इसके बारे में, अपन ये सूत्र के बारे में भी पढ़ते हैं। सबसे पहले इस चित्र के बारे में समझो कि ये चित्र है क्या। देखिए ये एक, मान लीजिए कि ये एक वस्तु है जिसका m द्रव्यमान है, ठीक है, m द्रव्यमान है। तो m द्रव्यमान के कारण इस वस्तु का जो भार होता है वो सतह पर बल लगाता है, जिसको भार बल के नाम से जानते हैं, और इसका मान होता है W बराबर mg। तो जब यह वस्तु अपने भार के कारण इस सतह पर बल लगाती है तो ये सतह भी इसके विरोध में जो है प्रतिक्रिया बल लगाती है इस वस्तु पर, ठीक है, प्रतिक्रिया बल लगाती है। और प्रतिक्रिया बल का जो मान होता है वो R बराबर mg होता है। प्रतिक्रिया बल को R से लिखते हैं और भार बल को W से लिखते हैं। समझ में आया कि वस्तु अपने भार के कारण जितना सतह पर बल लगाती है उतना ही ये सतह भी इस वस्तु पर जो है प्रतिक्रिया बल लगाती है। और कितना लगाती है? mg, यानी भार और mg दोनों बराबर होते हैं। जितना भार बल यह वस्तु सतह पर लगाएगी उतना ही प्रतिक्रिया बल जो है ये इस वस्तु पर लगाती है सतह। समझ में आया? अब देखिए दूसरे बलों के बारे में इस प्रकार, जैसे मान लीजिए अब इस वस्तु पर अपन जो है इस साइड से मान लीजिए कि बाएं बल लगाते हैं, बाएं बल लगाते हैं, तो इसकी विपरीत दिशा में इस साइड से जो इस वस्तु पर घर्षण बल भी लगना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार इस वस्तु पर कितने बल कार्य कर रहे होते हैं? एक तो बाएं बल तो इस साइड में, इसकी विपरीत दिशा में जो इधर से घर्षण बल लगना शुरू हो जाता है।
और जब यह वस्तु अपने भार के कारण सतह पर भार बल लगाती है तो इसके विरोध में जो है सतह भी इस पर प्रतिक्रिया बल लगना शुरू कर देती है। अब सुनिए एक एक चीज को। देखिए ये क्या होता है, सीमांत घर्षण बल। तो सीमांत घर्षण बल का जो मान होता है वो अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। समझ में आया कि सीमांत घर्षण बल का जो मान होता है, यानी एक वस्तु पर जितना भी सीमांत घर्षण बल लगता है उसका मान कितना होता है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है, यानी इसके समानुपाती होता है। ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल होता है, इसके समानुपाती होता है। तो एफ एल समानुपाती हो जाएगा आर के। समझ में आया। तो अब मान लीजिए कि इस समानुपाती को हटाते, ये समानुपाती के चिन्ह को हटाते तो एक स्थिरांक अपन को मिलता है जिसको म्यू एल के नाम से जानते हैं, और ये आर आ गया। अब इस आर की वैल्यू क्या होती है, एम जी होती है। इस प्रकार ये म्यू एल और एम जी इस यहाँ पर लिख दिया। तो इस प्रकार ये जो होता है वो सीमांत घर्षण बल का एक सूत्र होता है जिसमें ये एक स्थिरांक होता है, और इस स्थिरांक को जो है अपन स्थैतिक घर्षण गुणांक के नाम से जानते हैं। अब देखिए ये स्थैतिक घर्षण गुणांक, अगर मान लीजिए कि इस स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान कितना होता है तो इस आर को इसके नीचे भेज देते हैं, तो ये इस प्रकार सूत्र बन जाता है। देखिए आर को नीचे भेजने पर एफ एल यानी क्या करना, स्थैतिक घर्षण यानी सीमांत घर्षण बल होता है, और जो प्रतिक्रिया बल होता है इसका अनुपात जो होता है वो क्या कहलाता है, स्थैतिक घर्षण गुणांक कहलाता है। क्योंकि ये भी ऊपर भी एक बल है, देखिए ये भी एक सीमांत घर्षण बल है और ये भी एक प्रतिक्रिया बल है, तो ये दोनों ही बल होने के कारण दोनों के मान क्या होगा, न्यूटन न्यूटन होगा। तो न्यूटन न्यूटन से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाता है। इसके कारण जो स्थैतिक घर्षण बल घर्षण गुणांक जो होता है ये एक मात्रकहीन राशि होती है, और इसका जो मान होता है वो किस पर निर्भर करता है, वस्तु और संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा। तो इस सारांश के रूप में इस प्रकार याद रख सकते हो कि जो ये स्थैतिक घर्षण गुणांक जो है ये जो है एक मात्रकहीन राशि है, और ये जो है वस्तु और संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर पूछा जाएगी, अगर या अगर मान लीजिए कि एग्जामिनर को टफ क्वेश्चन बनाना हो तो यहाँ से कि स्थैतिक घर्षण गुणांक एक मात्रक केंद्र राशि है और इसका मान किस पर निर्भर करता है, यह वस्तु और संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। समझ में आ गया। अब अपन पढ़ते हैं गतिक घर्षण के बारे में कि गतिक घर्षण क्या होता है। देखिए गतिक घर्षण जिसको एफ के नाम से जानते हैं, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। अब देखिए गति घर्षण के बारे में परिभाषा समझते हैं। देखिए सबसे पहले कि वस्तु की गति के दौरान वस्तु व संपर्क सतह के बीच लगने वाले घर्षण बल को ही क्या कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। ठीक है, कि जब वस्तु गतिशील अवस्था में आ जाती है, देखिए मान लीजिए कि जैसे सीमांत घर्षण से हल्का सा बल अपन वस्तु पर और बढ़ा देते हैं बाई, तो वस्तु किस अवस्था में आ जाती है, गतिशील अवस्था में आ जाती है। और गतिशील अवस्था के दौरान वस्तु और संपर्क सतह के बीच में जो घर्षण बल लगता है उसको कहते हैं गतिक घर्षण बल के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया। जैसे इसको चित्र के माध्यम से, जैसा मान लीजिए कि ये एक वस्तु इस सतह पर जो है पड़ी है और इसको खिसकाने के लिए 50 न्यूटन बल की आवश्यकता है, तो इस साइड से अपन मान लीजिए कि इस वस्तु पर 50 न्यूटन बल बाएं बल लगा देते हैं, तो ये वस्तु किस अवस्था में आ जाती है, गति अवस्था में आते हैं। तो इस गति की विपरीत दिशा में इस साइड से जो इस वस्तु पर क्या लगने लग जाता है, गति घर्षण बल लगना लग जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए गति घर्षण के लिए भी जो है इसके फॉर्मूले देखते हैं। देखिए देखिए गति घर्षण बल का जो मान होता है वो जो है वो अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है, जैसा कि सीमांत घर्षण बल में भी हुआ था कि गति के घर्षण बल का जो मान होता है वो अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। और जब इस समानुपाती स्थिरांक को हटाते हैं तो एक अपन को नया स्थिरांक मिलता है ऐसा म्यू के, और ये आर हो जाएगा, और इस आर का जो मान होता है वो एम जी होता है। तो इस प्रकार म्यू के एम जी, तो इस प्रकार ये जो सूत्र बनता है ये एक गति घर्षण बल का सूत्र है। ठीक है, और ये म्यू के जो है एक समानुपाती स्थिरांक है और इसको कहते हैं गतिक घर्षण गुणांक। क्या कहते हैं, गतिक घर्षण गुणांक। और ये भी एक मात्रकहीन राशि होता है और इसका मान भी क्या होता है, संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो समझ में आ गया। अब अपन पढ़ते हैं सर्पी घर्षण के बारे में, यानी गतिक घर्षण के दो टाइप है उनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए एक तो सर्पी घर्षण जिसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है कि जब वस्तु घिसते हुए गति करें तो ऐसी स्थिति में वस्तु और संपर्क तलों के बीच में जो घर्षण बल लगता है उसको कहते हैं सर्पी घर्षण बल, स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, जैसे फर्श पर बक्से का घिसना, जैसे मान लीजिए कि ये एक फर्श है और इस पर मान लीजिए कि ये एक बक्सा है और ये इस साइड में मान लीजिए कि घिसते हुए गति कर रहा है, तो इस स्थिति में इन दोनों यहाँ पर सतहों के संपर्क सतहों के बीच में जो बल लगता है उसको कहते हैं सर्पी घर्षण। तो समझ में आ गया, ये एक गतिक घर्षण का एक टाइप है। अब इसका एक दूसरा टाइप ये है कि लोटनिक घर्षण। ये क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन। देखिए जब वस्तु सतह पर लुढ़कते हुए गति करती है, लुढ़कते हुए गति करती है, तो ऐसी स्थिति में वस्तु और सतह के बीच में जो घर्षण बल लगता है उसको कहते हैं लोटनिक घर्षण बल। ठीक है, और ये जो है जैसे फर्श पर गेंद का लुढ़कना, ये इसका उदाहरण हो गया। आपको समझ सकते हो, जैसे ये एक फर्श है और इस पर ये गेंद है, तो ये इस प्रकार जो है ये इस सतह पर लुढ़कती है, तो ऐसी स्थिति में क्या कर लगता है, जो ये बल लगता है वस्तु और संपर्क सतह के बीच में उसको कहते हैं लोटनिक घर्षण बल। समझ में आ गया।
तो इस प्रकार अब देखिए इन तीनों घर्षण बलों को अगर अगर अपन एक ग्राफ के माध्यम से दर्शाना चाहें तो इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। जैसे ये ग्राफ है, तो ये देखिए एक स्थैतिक घर्षण बल है, ये सीमांत घर्षण बल का मान है, और ये जो है गति घर्षण बल का मान है। तो इस प्रकार इन तीनों घर्षण बलों के बीच में ग्राफ आता है। इस ग्राफ को देखने पर अपन को ये ज्ञात होता है कि सीमांत घर्षण बल का जो मान होता है वो सबसे अधिक होता है स्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण दोनों से। तो कौन से घर्षण बल का मान सबसे ज्यादा होता है, तो वो सीमांत घर्षण बल का मान सबसे ज्यादा होता है दोनों घर्षण बलों से। तो इस निष्कर्ष को अपन इस प्रकार लिख सकते हैं कि जो गतिक घर्षण बल का जो मान होता है वो कम होता है सीमांत घर्षण बल से, कम होता है। इसी कारण जो गतिक घर्षण गुणांक का मान भी सीमांत घर्षण गुणांक से कम होता है। तो ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट निष्कर्ष मिलता है इसके माध्यम से कि जो जो सीमांत घर्षण बल है वो गतिक घर्षण बल से ज़्यादा होता है, और सीमांत घर्षण गुणांक जो होता है वो गतिक घर्षण गुणांक से ज़्यादा होता है। तो इन दोनों में से कौन ज़्यादा होता है, तो ये सीमांत घर्षण बल ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस आधार पर इस ये निष्कर्ष को आपको याद रखना है। क्यों होता है, क्योंकि जब अपन वस्तु गति स्टार्ट करने में ज़्यादा बल चाहिए। जैसे वस्तु मान लीजिए कि ये वस्तु है, इस वस्तु को इस दिशा में मान लीजिए गतिशील करवाना है, तो यहाँ पर अपन को बाएं बल तब ज़्यादा लगाना पड़ता है जब इसको शुरू करना हो। जैसे मान लीजिए कि एक टेम्पो होता है वो क्या होता है रोड पर रुक जाता है, तो उसको गति कराने के लिए अपन को बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो गति करना शुरू हो जाता है, फिर अपन कम बल लगाते हैं तो भी वो गतिशील अवस्था में ही रहता है। इसी कारण उस वो जो अधिकतम बल लगाते हैं उसको गति स्टार्ट करने में, उस बल को कहते हैं सीमांत घर्षण बल। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि गति स्टार्ट करने में ज़्यादा बल चाहिए। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब देखिए इस घर्षण बल के क्या हानियां हैं, क्या लाभ है, और इसको कम कैसे करते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए गति जो घर्षण बल है इसके लाभ क्या क्या हैं। देखिए घर्षण बल जो होता है वो चलने फिरने में, आग उत्पन्न करने में, ब्रेक लगाने में, लिखने में, चिपकाने में, इस प्रकार ये जो तमाम चीज़ें हैं इन सभी में ये घर्षण बल जो है इसके लाभ है। ये तो घर्षण बल हमारे लिए एक लाभदायक भी चीज़ है। तो घर्षण बल हमारे लिए हानियां कहाँ उत्पन्न करता है। देखिए जो घर्षण बल जो होता है ना वो संपर्क दलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। इसी कारण जो है गति लगातार कम होती जाती है, वो जो है जो वाहन होते हैं उनकी घर्षण बल, क्योंकि ये सापेक्ष गति का विरोध करता है। तो यहाँ पर हमारा नुकसान हो रहा है। मशीनों को गर्म करता है जिसके कारण उनकी दक्षता घटा देता है, तो यहाँ पर भी हमारे को नुकसान हो रहा है घर्षण बल से। तो इस प्रकार घर्षण बल के हमारे लिए लाभदायक भी है घर्षण बल, तो हमारे लिए क्या करता है ये हानि भी उत्पन्न करता है। इसी कारण ये घर्षण बल एक आवश्यक बुराई भी है। घर्षण बल को आवश्यक बुराई के नाम से भी जानते हैं कि ये आवश्यक भी है और एक बुराई भी है। समझ में आ गया। अब देखिए घर्षण बल को कम कैसे कर सकते हैं। घर्षण बल को कम करने के उपाय कि जिन दो सतहों के बीच में घर्षण बल उत्पन्न हो रहा है यदि उन दोनों सतहों पर पॉलिश कर देते हैं तो घर्षण बल कम हो जाता है। चिकनाई द्वारा भी अपन घर्षण बल को कम कर सकते हैं, स्नेह के द्वारा भी घर्षण बल को कम कर सकते हैं, और बॉल बेरिंग के द्वारा भी घर्षण बल को कम कर सकते हैं। और ये अगर मान लीजिए कि चिकनी सतह होती है जिस पर घर्षण बल का मान ज़्यादा होता है और उस पर मिट्टी डाल देते हैं तो घर्षण बल कम हो जाता है, जिसके कारण अपन जो है उस चिकनी सतह पर जब चलते हैं तो फिसलते नहीं। तो इस प्रकार इन इन विधियों के द्वारा अपन घर्षण बल को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन ने संपर्क बलों को कंप्लीट तरीके से पढ़ लिया है संपर्क बल। ठीक है, जिसमें दो बल अपन ने आज डिस्कस कर लिए, एक तो पेशीय बल और एक होता है घर्षण बल। इन दोनों को अपन ने कंप्लीट तरीके से पढ़ लिया है। और ये मैटर जो है दोस्तों मैं कक्षा 5 से लगाकर 12 तक का डाल दिया है इसके माध्यम से। तो और इसके बाद रेट में प्रश्न जाना मुश्किल है, तो आप अच्छी तरीके से पढ़ना। कल अपन असंपर्क बलों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें अपन पढ़ेंगे स्थिर विद्युत बल के बारे में, गुरुत्व बल के बारे में, नाभिकीय बल के बारे में, इनके बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।